तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, उसका 11th इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया है न्यूयॉर्क में, जिसमें जो ES11Y1 रिजोल्यूशन पारित किया गया है और तकरीबन 193 जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं यूएनजीए की, जैसे हम जानते हैं। तो उन सब लोगों को ही वोटिंग में इनवाइट किया गया था, जिसमें से 141 कंट्रीज ने रशिया को कंडेम किया है और उसके फेवर में जो रिजोल्यूशन आया है, रशिया के अगेंस्ट का रिजोल्यूशन है वो बेसिकली, तो उसके फेवर में वोट किया है। और वहीं हम देखते हैं कि तकरीबन तकरीबन 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, जो कि बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, अर्टिया है, सीरिया है, और रशिया तो ऑब्वियसली है ही अगेंस्ट में वोट करेगा। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत की या भारत के आसपास के देशों की, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन लोगों ने एब्सट्रेन कर लिया, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग जानते हैं कि जिन जिन ऐसे देश हैं जिनकी रशिया के साथ में ट्रेड्स अच्छे हैं, रशिया के साथ में संबंध अच्छे हैं, या मान लो वो लोग प्रो रशियंस हैं, तो उन लोगों ने ऐसा किया है। 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी अगर किसी भी रिजोल्यूशन को लेकर होती है तो उस रिजोल्यूशन को पारित मान लिया जाता है। दैट्स वाई रिजोल्यूशन पारित हो चुका है। और इस अगर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो इसका नाम ही था एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये पारित हो चुका है। अब देखो, बहुत से लोग पूछते हैं कि यूएनजी में रिजोल्यूशन पारित होने का मतलब क्या होगा, क्या इसका जमीनी प्रभाव कोई है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक काइंड ऑफ दिखाने के लिए कि हाँ, दुनिया ने रशिया के अग्रेशन का अपोज किया है, सीधी सी बात है। अब देखो, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक रिजोल्यूशन आया था, जिसमें 15 में से 11 मेंबर्स ने उसके फेवर में वोट किया था। बट यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर वो रशिया खुद है, तो उसने अपना वीटो यूज कर दिया था, जिस वजह से पूरा रिजोल्यूशन गिर गया था। लेकिन इसी वजह से ये लोग यूएनजीए में लेके आए और यूएनजीए में इसको पास कर दिया गया है। लेकिन यूएनजीए में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यूएनजीए में आज पास हो गया, कल से देश लड़ने पहुंच जाए या रशिया को हटाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं है। रशिया अपने काम करता रहेगा जो चल रहा है। लेकिन काइंड ऑफ दिखाने के साथ साथ हम बात करें, उसके इनडायरेक्ट रिप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, ट्रेड पे बहुत असर पड़ता है रशिया के, अगर यूएनजीए में रशिया के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पारित हो गया है। एरो स्पेस हम देखते हैं बहुत सारे देशों ने रशिया के लिए बंद कर दिया है। इवन दो एप्पल की बात कर ले, एरिक्सन की बात कर ले, बोइंग जो प्लेन्स वगैरह रशिया को बेचता है, उसने तक कह दिया है कि हम लोग अब मेंटेनेंस वगैरह नहीं देंगे। हार्ली डेविडसन ने अपने वहाँ पे प्लांट्स बंद कर दिए हैं। इवन दो हम देखते हैं जापान की कई कंपनीज हैं जो वहाँ से कह रही हैं कि हम अपने प्लांट बंद करके यहाँ से चले जाएंगे। तो इसके रिpercussions बहुत सारे झेलने पड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इंडिया के भी इंटरेस्ट है रशिया में। हम लोग जानते हैं अभी जो शैकलिन आइलैंड है, जो कि रशिया की ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, उसमें केवल हमारे यहाँ की ओएनजीसी कंपनी ने 20% स्टेक लिया हुआ है। तो अब इन जो स्टेक्स या इन इंटरेस्ट जो इंडिया के हैं, इन पे कैसा असर पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब अगर हम यूएनजीए की बात करें, तो इसको टाउन हॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय अगर तात्कालिक बात की जाए तो अब्दुल्ला सईद है जो मालदीव से हैं, वो इसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लेकिन अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 1940 में पॉल बने थे। और अगर पूछा जाए कि इंडिया की अगर अभी तक इसमें कोई प्रेसिडेंट बना है, तो हाँ, यूएनजीए की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ही इंडिया की थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में बनी थी। और इनके बाद से अभी तक इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जो यूएनजीए में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया हो। और अभी की बात करें तो यूएनजीए में हमारे एम्बेसडर जरूर हैं, जो कि टीएस त्रिमूर्ति हैं, जिन्होंने वहां पे वोटिंग से अब्सटेन किया था। लेकिन स्टिल इंडिया ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि वॉर रुक जाए और सीज फायर को लागू कर दिया जाए। ये टीएस त्रिमूर्ति के द्वारा वहां पे कहा भी गया है। और हाल ही में एक चीज और है कि यूक्रेन ने भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें भी जेनोसाइड को लेके क्लेम कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है उसमें रशिया जेनोसाइड कर रहा है। और हम लोग जानते हैं 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन था, जो कि आईसीजे के द्वारा लाया गया था। उसके तहत अभी यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लेम भी किया है। और अभी की हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोग देखते हैं पहले हुआ करती थी लीग ऑफ नेशंस, जिसके अंतर्गत परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हुआ करती थी। बाद में लीग ऑफ नेशंस चेंज हुई यूएन में, जो वो, और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जस्टिस चेंज हो गया था आईसीजे में। और इसका हेडक्वार्टर इस समय हेग में है। और
अगर पहले जज की बात की जाए तो इसके पहले जज जॉश बने थे, और तकरीबन तकरीबन इसमें 15 जज रहते हैं जिनकी 9 साल टेन्योर रहती है। और भारत के अगर पहले जज की बात की जाए तो BN राव थे जो यहाँ पे जाके जज बने थे। और आज तक अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया के ICJ में कितने केसेस गए हैं, तो इंडिया के अभी तक 6 केसेस गए हैं, जिनमें से 4 तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान वाले हैं, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी वो वाले। एक केस हम लोगों का गया था 1960 में जो पुर्तगाल के साथ में गया था, गोवा को लेके, कि गोवा और दमन दीव जो टेरिटरी थी उसको लेके हम लोग ICJ में गए थे। और एक हम लोग जानते हैं जो कुलभूषण यादव वाला केस था, जिसको हरीश साल्वे जिसके एडवोकेट हैं, वो न्यूज़ में भी काफ़ी चला था, तो वो एक हम लोगों का केस रहा है अभी तक ICJ में। तो अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। दैट्स ऑल।